हेलो विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार 10वीं की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वाक्य। तो विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले वाक्य के बारे में जानते हैं। सार्थक पदों शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। शिक्षितों की वाक्य रचना व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है। तो यानी कि एक ऐसा शब्द समूह जो अपना पूर्ण अर्थ देता है और वो व्यवस्थित भी होता है। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, क्रम होता है वाक्यों का, तो इसे जो है वाक्य कह सकते हैं, कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, अब वाक्य की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिस वाक्य में योग्यता और आकांक्षा के तत्व विद्यमान हो वह पद समुच्चय वाक्य कहलाता है। यानी कि ऐसा पद समुच्चय, पदों का समूह जिसमें योग्यता और आकांक्षा आदि गुण विद्यमान होते हैं। पतंजलि के अनुसार पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा शब्द समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। यानी कि भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जो पूर्ण अर्थ देती हो उसे वाक्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों, वाक्य को भली भांति समझने से पहले वाक्य के अंग को समझना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। तो विद्यार्थियों, उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो कर्ता पद होते हैं वाक्य में उन्हें उद्देश्य कहा जाता है। और ये उद्देश्य प्रायः संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होते हैं। और कहीं कहीं पर क्रियार्थक पद जो होते हैं वो भी उद्देश्य का अंश बन जाता है, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। रमेश गाँव जाएगा, यहाँ पर रमेश उद्देश्य है और संज्ञा पद है। अभिमानी यहाँ पर विशेषण है और उद्देश्य है। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर घूमना जो है ये क्रियार्थक पद है, ये क्रिया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्रथम वाक्य में गांव जाने का कार्य रमेश कर रहा है, अर्थात रमेश करता है, रमेश उद्देश्य है। द्वितीय वाक्य में अभिमानी का आदर न होना वर्णित है, यानी कि यहाँ पर अभिमानी के बारे में कहा जा रहा है, इसमें अभिमानी विशेषण पद उद्देश्य है। और तृतीय वाक्य में घूमना क्रियार्थक पद है जो कि वाक्य में उद्देश्य के अंग की तरह प्रयुक्त हुआ है। अब जानते हैं विधेय। वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में क्रिया और उसका पूरक विधेय होता है। यानी कि कर्ता के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, जैसे हमने देखा कि आदमी जा रहा था, यहाँ पर आदमी के बारे में कहा जा रहा है तो आदमी उद्देश्य है, और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, जा रहा था, यानी कि ये विधेय है। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह उद्देश्य है, और पढ़ते पढ़ते सो गया विधेय। गीता लिखती है, गीता उद्देश्य है और लिखती है, यानी कि जो क्रियापद है वो विधेय। यानी कि विद्यार्थियों कहने का मतलब ये है कि जो कर्ता पद होते हैं उद्देश्य होते हैं और जो क्रियापद होते हैं उन्हें विधेय कहा जाता है। अब आगे हम जानेंगे वाक्य के भेद। विद्यार्थियों, वाक्य के भेद निम्नलिखित 3 आधार पर किए जाते हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर और नंबर 3 क्रिया के आधार पर। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र या मिश्रित वाक्य। नंबर 1 सरल वाक्य। तो विद्यार्थियों, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय या एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, सूर्य निकल रहा है, वह पुस्तक पढ़ता है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, अतः ये सरल या साधारण वाक्य हैं। यहाँ पर पानी उद्देश्य है, बरस रहा है विधेय। सूर्य उद्देश्य, निकल रहा है विधेय। वह उद्देश्य, पुस्तक पढ़ता है विधेय। छात्र उद्देश्य, मैदान पर खेल रहे हैं विधेय। अतः इनमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो ये साधारण या सरल वाक्य हैं। दूसरा भेद है
संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य हों और वे किसी संयोजक अव्यय किंतु, परंतु, बल्कि, और, अथवा, तथा आदि द्वारा जुड़े हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। शीला खेलने गई और रीता नहीं गई। समय बहुत खराब है इसलिए सावधान रहना चाहिए। इन वाक्यों में परंतु और व इसलिए अव्यय पदों के द्वारा दोनों वाक्यों साधारण वाक्यों को जोड़ा गया है। यदि ऐसे वाक्यों में इन योजक अव्यय शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य रहते हैं। इसी कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम इनमें से अगर योजक शब्द हटाते हैं तो ये अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि दोनों ही पूरे स्वतंत्र वाक्य होते हैं। राम पढ़ रहा था एक वाक्य है, रमेश सो रहा था एक वाक्य है। शीला दौड़ खेलने गई एक वाक्य है, रीता नहीं गई ये पूर्ण वाक्य है। यानी कि संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं। और वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण यानी कि उस पर आश्रित होते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। इस तरह मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और उस मुख्य उपवाक्य के आश्रित एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। जैसा कि हमने देखा संयुक्त वाक्य में दोनों ही प्रधान उपवाक्य होते हैं, कोई आश्रित नहीं होता, दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। परंतु मिश्र वाक्य में एक तो मुख्य उपवाक्य होता है, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। इस वाक्य में वह कौन सा मनुष्य है मुख्य वाक्य है और शेष सहायक वाक्य, क्योंकि वह मुख्य वाक्य पर आश्रित है। सहायक वाक्य या आश्रित वाक्य से मेरा मतलब है विद्यार्थियों, इन वाक्यों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता जब तक हम मुख्य उपवाक्य की सहायता ना लें, यानी कि ये पूरी तरीके से आश्रित रहते हैं मुख्य उपवाक्य पर। और इनकी जो पहचान होती है, इन आश्रित उपवाक्यों की शुरुआत की, जैसे कि, जो कि, जिसने, जैसे, जिसका, जहाँ आदि अव्यय शब्दों से इनकी शुरुआत होती है। अन्य उदाहरण, मालिक ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है, कि कल छुट्टी रहेगी, ये आश्रित उपवाक्य है। मोहन लाल जो श्याम गली में रहता है, यानी कि मोहनलाल जो श्याम गली में रहता है, ये यहाँ पर जो है आश्रित उपवाक्य है। मेरा मित्र है। ऊँट ही एक ऐसा पशु है, ये प्रधान उपवाक्य है, जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है, आश्रित उपवाक्य है। यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो विद्यार्थियों, हम भली भांति जान चुके हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य। इसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, यानी कि एक ही वाक्य होता है, ये साधारण वाक्य होता है। उसके बाद संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन। इन्हें जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसके बाद है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, यानी कि एक साधारण वाक्य होता है, और एक या एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्यों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उनका पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए मुख्य उपवाक्य की सहायता लेनी पड़ती है।